नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। मैं इस वक्त हूँ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के साथ, और आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी अहम है। बिहार में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं और अपने अपने हिसाब से तमाम राजनीतिक दल, तमाम नेता और कार्यकर्ता भी जागरूक हो गए हैं, सक्रिय हो गए हैं, चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। और बिहार के लिए बड़ी खबर ये है कि बिहार में तीसरी धारा एक बनने जा रही है। एक तो सत्ताधारी गठबंधन है, एक मुख्य विपक्षी गठबंधन है, इससे हट करके एक तीसरी धारा बनने जा रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण नेता शामिल होने जा रहे हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है नागमणि जी का भी। बताएंगे नागमणि जी कि क्या ये तीसरी धारा बन रही है, कैसे बन रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और कितनी इसकी संभावना है राजनीति को, आने वाले चुनाव को कितना अधिक ये तीसरी धारा प्रभावित करेगी। देखिए, करीब 30 साल से लगातार उधर आरजेडी और इधर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चलती रही है। लालू जी का भी 5 साल का शासन शानदार था। सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के पॉइंट पर लालू जी की सरकार को 100% वोट दिया जा सकता है। लेकिन बाद के दिनों में परफॉर्मेंस के हिसाब से लालू जी की सरकार भी बिल्कुल फेल्यूर रही। आम जनता का विकास, डेवलपमेंट था, वो भी बिल्कुल ठीक नहीं रहा। उसी तरह से बाबू नीतीश कुमार जी का 5 साल का शासन गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। नीतीश कुमार जी का 5 साल का शासन में पूरे बिहार में रोड बना, बिजली आई, पुल पुलिया बना, स्कूल बिल्डिंग बना, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बना, तो ये उपलब्धि रही है। लेकिन 5 साल के बाद नीतीश कुमार का 0/0 पर ही आउट हो गए। ये 10 साल सिर्फ मस्ती कर रहे हैं, कोई बिहार का डेवलपमेंट नहीं। शिक्षा बिल्कुल चौपट हो गया, कहीं कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ फॉर्म लोग भरते हैं। स्कूल जो सरकारी स्कूल में है उसका तो इतना खराब स्थिति है कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके वो क्लर्क से ऊपर नहीं बन सकता है। तो ये स्थिति बिहार का हो गया। बिहार में इतनी संभावना है इंडस्ट्रीज का, कृषि बेस अगर कारखाना बनाया जाता तो गांव-गांव में कृषि बेस छोटे-छोटे कारखाना बनते, लेकिन एक सुई का कारखाना भी नीतीश कुमार के राज में नहीं बना। तो पूरे बिहार की जनता टकटकी लगाए हुए इस बात का, दोनों से आम जनता बिल्कुल खिलाफ हो चुकी है। लेकिन जब तक कोई विकल्प नहीं बनेगा तो जनता तो 2 में से 1 को ही वोट करेगा। तो हमारी पूरी कोशिश है इस बात का कि बिहार में एक तीसरी धारा बनाया जाए, जो एक तरह से बनने के बाद पहली धारा बिहार का होगा। उसमें एक बड़ा जो चेहरा है बाबू जसवंत सिन्हा जी, पूर्व वित्त मंत्री का, जो पूरे देश के पैमाने पर एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस एक तीसरा धारा देश में बनाना चाहते हैं, और उसके लिए लगातार 1.5 साल से लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका भी मानना इस बात का है कि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होगा तो पूरी ताकत बिहार में हम लोग लगावे और तमाम जो ये दोनों धारा के खिलाफ जितने छोटे दल या जितने बहुत सारे अच्छे नेता हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, तो
ऐसे तमाम लोग से हम लोग की बातचीत चल रही है और बिल्कुल पॉजिटिव बात चल रही है। तो हम समझते हैं कि जसवंत सिन्हा जी 2-4-5 दिन के अंदर में बिहार में आएंगे और बोरिया बस्तर बांध के आएंगे। चुनाव तक रहेंगे, चुनाव में जो सरकार अभी है उसको समाप्त करने के बाद ही जसवंत सिन्हा जी वो बिहार छोड़ेंगे। तो हम समझते हैं कि इस महीने में एट एनी कॉस्ट बिहार में एक तीसरा धारा बनेगा और तीसरा धारा मतलब कि तीसरी पार्टी बनेगी, नया पार्टी, जिसमें तमाम लोगों से हम लोग अनुरोध अपील करेंगे कि छोटे छोटे पार्टियों को छोड़ करके और एक पार्टी में सब लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ कम से कम 25-30 छोटी छोटी पार्टियां हैं और अगर हम लोग मोर्चा बनाएंगे तो आम जनता को विश्वास नहीं होता है। मोर्चा कब बितकेगा? अब जीता राम जी की देखिए, सुबह कुछ बोलना, शाम में कुछ बोलना, सब लोग ये, और ऐसे जो लोग हैं इन लोगों का कहीं जनाधार है नहीं। मैं कोई जीतन जी का विरोधी नहीं हूँ, वो भी चूंकि एनडीए के खिलाफ है तो बिल्कुल हम उनको, लेकिन मेरा मतलब है कि हम इस बात के लिए कहा कि भाई एक धारा ऐसी बने, उस धारा का जो निर्णय हो उसके आधार पर चले। तो जल्द बिहार में एक नई पार्टी और तमाम जाति संप्रदाय के लोग को, ये कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है, तमाम सवर्ण, पिछड़े, दलित, मुसलमान, अति पिछड़ा तमाम लोग को लेकर के उसके जितना क्रीम जो लीडर हैं सबको हम लोग जोड़ेंगे। और खास तौर से जो हमारे मुसलमान भाई हैं उन लोग के साथ तो एनडीए बीजेपी की सरकार ने अनर्थी करने का काम किया। पहले 3 तलाक लाया, फिर 370 धारा लाया, बाबरी मस्जिद के जगह पर राम मंदिर का निर्णय कराया गया जुडिशरी से, और लेकिन सहने का सब तमाम मुद्दों पर मुसलमान सहने का काम किया। लेकिन जब सीए और एनआरसी लाने का बात हुआ, जिसमें मूल भावना था कि मुसलमानों को वोटिंग राइट्स खत्म करना, तब मुसलमान रिवोल्ट किए और पूरे देश में हजारों हजार जगह पर तमाम जो नौजवान थे, हमारी बहनें थी, बेटियां थी, बुजुर्ग थे, सभी लोगों ने धरना देने का काम किया। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं कभी हम लोग उस पर बात आगे करेंगे, लेकिन बिहार में जरूर मैं कह रहा हूं कि किसी भी कीमत में नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और जो हम लोग जो धारा बना रहे हैं सभी जाति संप्रदाय को लेकर चलने का, वो निश्चित रूप से अगली सरकार हम लोग की बनेगी। ये पार्टी बनाने की बात कही, क्या पार्टी का नाम कोई तय किया जा चुका है? ये बताएं, और ये भी साथ में कि बिहार के कौन कौन से प्रमुख नाम इस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, अभी नाम बताना सही नहीं होगा क्योंकि सब लोग से बात चल रही है और बात करीब फाइनल है। लेकिन ये निर्णय जब जसवंत सिन्हा जी जो हम लोग उनके नेतृत्व में एक तरह से बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, तो वो जब आएंगे सब लोगों से बातचीत करके और पार्टी का क्या नाम होगा, किन किन लोगों को लिया जाएगा, वो तय उस समय होगा। इसी बातचीत चली सरकार की विफलताओं को लेकर के। अभी कोरोना संकट का दौर चल रहा है, कोरोना का पूरी दुनिया में जिस तरह से ये मचाया गया और भारत में पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, फिर अचानक पूरे लॉकडाउन को जब बहुत अधिक मामले बढ़े खत्म कर दिया गया। कोरोना को लेकर के केंद्र सरकार और बिहार सरकार की सफलता और विफलता को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल डंके के चोट पर इस बात को कह रहा हूँ कि कोरोना का भूत के रूप में भारत सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने भुनाने का काम किया। ये 30 जनवरी को पहला केस केरला में एक आदमी का डेथ हुआ। 30 जनवरी को ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार को अलर्ट किया कि कोरोना छुआछूत की बीमारी है और कोई न कोई कार्रवाई आप करें। लेकिन भारत सरकार ने 1.25 महीना तक लगातार
कोरोना को फैलने के लिए छोड़ दिया गया। जब पूरे विश्व के पैमाने पर कोरोना संक्रमित हो रहा था, उस समय बड़े पैमाने पर चाइना से, अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे कंट्री से लोग भारत में आए, लेकिन भारत सरकार पर हंसी छूटता है कि मोदी जी के नाम पर कि कहीं स्क्रीनिंग नहीं कराए, किसी का टेस्ट नहीं कराए और संक्रमित लोगों को अपने अपने घर भेज दिया। इतना ही नहीं हुआ, गुजरात में नमस्ते ट्रंप में लाखों लाख लोग को जुटाए, उनके साथ 4-5 ट्रंप साहब के साथ सिक्योरिटी वगैरह आया, उसमें भी कोरोना के बहुत केसेज होगा। पूरे देश के पैमाने पर 2-4 राज्यों में घूमने का काम किया। तो और तीसरा है कि 23 मार्च को ये जब मध्य प्रदेश में सरकार इनकी बन गई बीजेपी का, 1.25 महीना कोरोना को फैलने के लिए छोड़ दिया गया और 24 तारीख को अचानक रातों रात बोलते हैं लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। ये तो तानाशाह ऐसे बोलता है, कोई देश का कोई नेता नहीं बोलता है। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा हूँ, जिन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जुल्म की खेती में बगावत के किसान पैदा लेते हैं, वक्त की मांग पर स्मशान में भी इंसान पैदा लेते हैं। तो ये इनको कम से कम 4-5 दिन भी समय देते, हमारा पूरे देश का जो मजदूर है, जो काम करने वाले लोग हैं, फिजिकल वर्क करने वाले लोग थे, पूरे देश के पैमाने पर कम से कम 10-15 करोड़ लोग हजारों हजार किलोमीटर से पैदल उनको आना पड़ा। कोई गाड़ी न ट्रेन चला, न फ्लाइट चला, न बस चला, न कुछ चला। और सिर्फ देश के बीजेपी की सरकार के वजह से, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार है उनके वजह से, अब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार है, इनकी गलती से पूरे बिहार के आम जनता को कैद कर दिया गया मकान में, अपने मकानों में। और बिहार का जहाँ सवाल लेते हैं तो नीतीश कुमार जी तो सबसे बड़े तानाशाह के रूप में निकले। हजारों किलोमीटर से अपने बाल बच्चा पत्नी के साथ पैदल भूखे प्यासे कितने लोग मर गए, हजारों लोग तबीयत खराब रहा। और जब अपने बॉर्डर पर आए बिहार में तो नीतीश कुमार ने कहा नो एंट्री। नीतीश कुमार कोई जमींदार हैं, राजा हैं, तानाशाह है क्या? ये डेमोक्रेसी है। इसलिए नीतीश कुमार का तो रोल सबसे गंदा रहा। पूरे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के लोगों के लिए बस का इंतजाम, गाड़ी का इंतजाम खिला पिला के उनको घर भेजने का काम किया। और नीतीश कुमार एकमात्र देश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि बॉर्डर से आपको इंटर नहीं करने देंगे। तो इस तरह का ये माहौल पैदा कर दिए हैं। हम इस पॉइंट पर एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैंने कहा कोरोना कोई ऐसा डेंजरस बीमारी था ही नहीं। जो बीजेपी की सरकार आर्थिक दृष्टिकोण से बिल्कुल पंगु हो चुकी है, जो जीडीपी एक तरह से देश का अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर होता है, वह 2-3 पर आ गया है। और इनको डर था मोदी सरकार को कि 6 महीना 1 साल के बाद और बुरा हाल होगा, देश की जनता बीजेपी के खिलाफ रिवोल्ट कर जाएगी। तो एक कारण ये था। दूसरा कारण था मुसलमानों का जो सीए एनआरसी का आंदोलन 100 दिन तक लगातार चला और पूरा देश का मुसलमान एकजुट हो गया था। तो इनको ये दोनों पॉइंट से माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोरोना का भूत आम जनता के बीच फैलाने का काम किया। ये जो मोदी मीडिया है, एक एनडीटीवी नेशनल चैनल छोड़ करके ये तमाम मोदी मीडिया है, इसने इतना लोग को डराने का काम किया
कि आज मैं डाटा के साथ कहना चाहता हूं कि 24 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय संक्रमित मात्र थे 536 और डेथ किए थे मात्र 10 लोग ही मरे थे और 536 संक्रमित थे पूरे देश के पैमाने पर। उस समय आपने लॉकडाउन किया, सबको अपने अपने घरों में कैद करने को मजबूर कर दिया, कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया। और आज के तारीख में पूरे भारत में संक्रमित लोग 2,47,181 आज के तारीख में, ठीक है। और डेथ किया है 6,950 पूरे देश में। तो अब लॉकडाउन खत्म करने का क्या औचित्य है? आज सरकार लॉकडाउन करीब करीब खत्म कर चुकी है। 8 तारीख से जितना होटल, रेस्टोरेंट, मार्केट सब A to Z खुल जाएगा। तो ये साबित करता है ये सब सारे तर्क कि जो लॉकडाउन हुआ वो बिल्कुल गलत निर्णय था। लॉकडाउन आज के तारीख में जब संक्रमित ज्यादा हुआ, लोग ज्यादा मरने लगे, तब इसको करना चाहिए था। उस समय बिहार में जो लॉकडाउन हुआ 24 तारीख को, उस समय उस समय बहुत ही कम लोग संक्रमित थे और एक आदमी का डेथ नहीं हुआ था। फिर बिहार में लॉकडाउन करने का क्या उचित है नीतीश कुमार जी? बिहार की जनता जानना चाहती है। तो ये तमाम मुद्दे पर पूरा देश और बिहार के 100% सभी जाति संप्रदाय के लोग बिल्कुल क्षुब्ध हो गए हैं। और नीतीश कुमार और बीजेपी को गलतफहमी है कि विपक्ष नहीं है, देश के पैमाने पर भी विपक्ष नहीं है और बिहार में भी विपक्ष नहीं है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन मैं एक उदाहरण देके अपनी बात को खत्म करेंगे कि 1974 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और सब लोग, जितना नेता सब जेल में चले गए थे। जब 1977 का इलेक्शन डिक्लेयर किए तो आम लोग कहते थे कि भाई सब तो जेल में है, क्या इन लोग लड़ाई लड़ेगा। लेकिन जेल से छूटने के बाद सब नेता एक हुए रातों रात, और चुनाव जो हुआ 1977 का 7 राज्यों में कांग्रेस नील हो गया। उसी तरह से देश के पैमाने पर जब भी चुनाव होगा, नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नामो निशान इस देश से खत्म होगा। और बिहार में नीतीश कुमार को भी बड़े घमंड है, इनको तो रावण का घमंड हो गया है, लेकिन रावण का घमंड जब खत्म हो सकता है तो नीतीश कुमार कौन खेत के मूली है। इसलिए मैंने कहा कि जो तीसरा विकल्प एक तरह से जो हम लोग बना रहे हैं जसवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में, तमाम नाम बोलना ठीक नहीं होगा, तमाम जितने लोग आप देख लीजिए, जितने ये दोनों के खिलाफ हैं, सब लोग एक साथ जुटेंगे, सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बनेगी और नीतीश कुमार और बीजेपी का नामो निशान इस प्रदेश से खत्म हो जाएगा। ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।